जो कि पहला चैप्टर इसमें आता है मैथमेटिक्स में व्याख्याता के लिए जो है भैया सेट जिसका नाम है, ठीक है, जिसको सेट बोलते हैं हम लोग। और सेट क्या होता है इसको हिंदी में हम समुच्चय बोलते हैं। और समुच्चय के बाद आएगा आपका फलन यानी कि फंक्शन, और फिर रिलेशन आएगा, ठीक है। इसकी परिभाषा ये होती है, सिंपल लैंग्वेज में, कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय सिर्फ भिन्न भिन्न सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। ये सारा चीज अब देखिए, इसके अंदर में भी तीन वर्ड दिखाई देंगे। भिन्न भिन्न यानी कि इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट, इंग्लिश में इसको डिस्टिंक्ट बोलते हैं। सुपरिभाषित मीन्स होता है वेल डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। और कलेक्शन, संग्रह मीन्स होता है कलेक्शन। तो ओवरऑल इसका इंग्लिश में बन जाएगा कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, ठीक है। वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कर लोगे, वो क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। संग्रह का मतलब क्या होता है, संग्रह का मतलब होता है कलेक्शन, बहुत चीज का कलेक्शन, किसी भी चीज का। अगर आप कलेक्ट कर रहे हो, कलेक्ट मीन्स कलेक्शन। कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, समुच्चय, ठीक है। लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ये चीजें होनी चाहिए क्या, भिन्न भिन्न से यहाँ पर मतलब होता है कि सारे जो भी लोगे वो एक ही कैटेगरी के होने चाहिए और इंडिविजुअली अलग होने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हमने गाड़ी का कलेक्शन किया है, तो गाड़ी का कलेक्शन किया है तो एक ही कंपनी के बहुत सारी बाइक होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्शन। और कैसा, भिन्न भिन्न कलेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर सुपरिभाषित का मतलब होता है कुछ चीजें ऐसी होती है जो सुपरिभाषित होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सुपरिभाषित नहीं होती है, यानी कि जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। लाइक जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास कैसे है डॉक्टर्स का कलेक्शन है, ठीक है, यानी कि मैं बोलूंगा मेरे पास जो है कितने हैं, 10 डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जो डॉक्टर्स होते हैं ना। तो मैं बोलूँ 10 डॉक्टर का कलेक्शन, अगर 10 डॉक्टर का करोगे तो वो क्या बन जाएगा, समुच्चय बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने कहा 10 बेस्ट डॉक्टर का कलेक्शन करो, बेस्ट डॉक्टर का कलेक्शन कर दोगे, तो ये सेट समुच्चय नहीं बनेगा। रीजन, क्योंकि बेस्ट वर्ड को हम डिफाइन नहीं कर सकते। कैसे बोलेंगे कि ये डॉक्टर बेस्ट है, क्योंकि वो बेस्ट तो अलग अलग हो सकता है ना, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो वो यूनिवर्सल में डिफाइन नहीं है ये चीजें, कौन बेस्ट, कि हम भाई कैसे बताएंगे कि ये डॉक्टर बेस्ट है। तो आप बोलोगे सर ये अच्छा इलाज करता है, अच्छा इलाज तो और भी बहुत सारे डॉक्टर करते हैं। तो ये चीजें को हम बता पाना इजी नहीं है, ठीक है। बेस्ट डॉक्टर का कलेक्शन अगर करूंगा तो वो कभी भी सेट यानी कि समुच्चय नहीं बनेगा। तो समुच्चय बनने के लिए तीन प्रॉपर्टी को ध्यान देना, तीन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। पहला चीज कि वो अपने आप में एक कलेक्शन होना चाहिए, संग्रह होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर में ऑब्जेक्ट होने चाहिए। वस्तु से तात्पर्य मतलब वस्तु जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो जिंदा नहीं है उसी चीज को वस्तु बोलते हैं। पेन कॉपी किताब ही नहीं होता है, इंसान भी वस्तुओं में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये निर्जीव और सजीव दोनों टाइप के हो सकते हैं। भिन्न भिन्न से मतलब होता है कि एक ही कैटेगरी के अलग अलग चीज, ठीक है, उसको हम भिन्न भिन्न बोलते, डिस्टिंक्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसे क्या करते हैं, इसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट ए से दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल से समझ लोगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ए कोई सेट है, इसको इस ब्रैकेट में लिखा जाता है एलिमेंट को बाई सेपरेट कॉमा, कॉमा दे दे के इनको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे अगर मैंने कहा नंबर का कलेक्शन, तो भैया 1 2 3 4 5 मैंने ये नंबर दे दिया, तो ये अपने आप में सेट है। क्यों, क्योंकि एक ही कैटेगरी के नंबर्स हैं, मतलब भिन्न भिन्न नंबर है, भिन्न भिन्न नंबर हो गए, और ये सुपरिभाषित है, नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं। ये नंबर का कलेक्शन था, अब क्या बन गया, सेट होगा। क्यों, क्योंकि ये तीन चीज प्रॉपर्टी को रखता है। पहला, एक तो भिन्न भिन्न है, ठीक है, मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिख देता 1 1 1 2 2 3, तो ये सेट नहीं बनता क्योंकि ये भिन्न भिन्न नहीं है। तो भिन्न भिन्न मीन्स क्या होता है कि अलग नंबर होने चाहिए, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, सुपरिभाषित, नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं, भाई नंबर को कैसे भी डिफाइन किया जा सकता है। तो ये अपने आप में क्या बनेगा, नंबर्स का कलेक्शन बन जाएगा। तो अपने आप में ये सेट है, ठीक है। तो समुच्चय की परिभाषा और समुच्चय से रिलेटेड आपके इस एग्जाम में 110% 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसी में एक और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल अगर मैं, जरूरी नहीं है इसको ए से ही दर्शाते हैं, कोई भी एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये मान लो एन दे दिया, एन क्या होता है, 1 2 3 डैश 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 नंबर होते हैं। ये नेचुरल नंबर का सेट होता है।
तो अब यहाँ पर देखोगे तो हमको दो चीजें सेट दिखाई दे रही है। एक तो ये 1 2 3 4 5, यानी कि इसके अंदर में गिन सकते हैं, यानी कि 5 नंबर है, सिर्फ 5 है। और इसमें कितने हैं, इनफाइनाइट है। तो यानी कि सेट के अंदर में फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों तरह के एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक है, ये जो सेट के जो है इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, कैपिटल ये पूरा अपने आप में एक सेट है, और इसके ये जो दिख रहे हैं इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। तो और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए बिलोंग्स टू, अगर ए लिख रहा हूं इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ए है, ए मेंबर है किसका, दिस इंप्लाइज ए इज अ मेंबर ऑफ ए, यानी वो ए का क्या है, मेंबर है। मेंबर मीन सदस्य। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सदस्य है, वो ए का सदस्य है। जैसे एग्जांपल मैं बोलूंगा यहाँ पर, इस एग्जांपल्स को देख के हम क्या बोलेंगे कि टू जो है बिलोंग्स टू ए, दो ए में बिलोंग करता है, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर नोट करके। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि सदस्य है। तो दो ए का सदस्य है, वन ए का सदस्य है, थ्री वन ए का सदस्य है, फोर ए का सदस्य है, फाइव भी ए का सदस्य है, टू ए बिलोंग्स टू ए, थ्री बिलोंग्स टू ए, ऐसे बोल सकते हैं। क्या 10 ए में है, तो बिल्कुल नहीं, 10 जो है सेट ए में नहीं है। नहीं है तो उसको बिलोंग्स बना के काट देना है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, यानी कि 10 जो है इस समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, उसको इस तरह से लिखा जाता है। दूसरा, इसमें जो है तरीका एक और होता है। सेट के दो टाइप के होते हैं। सेट जनरली कितने टाइप का होता है, सेट जो है दो टाइप का होता है। एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि रूप। दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म। सेट आपको दो तरह का दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि एक सेट बिल्डर फॉर्म के बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म। इसके अंदर में सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। ए के अंदर में अगर मेरे को इसी को ही लिखना हो तो ऐसे लिखूंगा, ए के अंदर में वो सारे एक्स आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक तो एक्स नेचुरल नंबर है, और एक्स की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है, 5 तक है। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख दिया हूं, और x की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो जाए। और इसी चीज को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, इस फॉर्म में देखोगे तो रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5। दोनों का मीनिंग सेम है, बट रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका दो तरीके से होता है। तो सेट को हम रिप्रेजेंट कितने तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहला सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को कॉमा देकर सेपरेट किया जाता है। क्या किया जाता है, कॉमा दे देकर सेपरेट किया जाता है। जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में हमको सेट को बनाना रहता है अपने हिसाब से, बाई प्रॉपर्टी लगा के। तो ये बाई प्रॉपर्टी यूज करके मैं सेट को बना सकता हूँ। ठीक है, और रोस्टर फॉर्म सबसे इजी होता है, उसमें आपको एलिमेंट से दिखाई देते हैं, और कैसे सेपरेट किया जाता है, कॉमा दे देकर सेपरेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको इस सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इस तरह के फॉर्म में दिखाएंगे। एग्जाम्पल्स, अगर मैंने ए लिखा है, ए सेट के अंदर में 2 4 6 8 10 10 10 10 लिख रहा हूँ। तो ये आपको लग रहा है यार 2 4 6 8 10 10 तो है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, दिस इज इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। दिस इज अ रोस्टर फॉर्म। तो मैंने कहा ना, रोस्टर फॉर्म में आपको एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, बाई कॉमा करके सेपरेट किया जाता है इनको। ठीक है, बट इसी चीज को अगर मैं रोस्टर के जगह सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा, तो वहां पर आपको एलिमेंट से दिखाई नहीं देगा। वहां लिखने का तरीका होता है, इसके अंदर में ऐसा एक्स आएगा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख दो, एक्स आएगा सच दैट कि ये जो है एक्स की वैल्यू कैसी होगी, 2n टाइप की होगी, और यहाँ पर n बोल दो नेचुरल नंबर में। क्लियर है, ये ऐसा बता दो। बात एक ही है, कैसे, जब आप n के जगह नेचुरल नंबर डालोगे, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो जब आप n के जगह 1 डालोगे मतलब x बराबर 2n है, तो यहाँ पर जब मैं n के जगह 1 डालूंगा तो x बराबर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 1 कम 2। जैसे ही आप n के जगह 2 डालोगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। फिर n के जगह आप 3 डालोगे तो 2 गुणा 3 6 हो जाएगा, तो x का मान 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बढ़ते चले जाएगा। तो यहाँ पर देखो एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स शो हो रहा था। यहाँ पर हम बोलेंगे ऑल एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, शो हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं।
बट रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एलिमेंट से दिखाई नहीं देते हैं, आपको उनको प्रॉपर्टी वाइज इनको दिखाया जाता है, ठीक है। दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। और आपके एग्जाम में वो उम्मीद यही है कि वो इस तरह का यूज करके देगा। पूरी एग्जाम में वो आपको रोस्टर फॉर्म नहीं देगा, आपको सेट बिल्डर फॉर्म देगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़े बड़े एलिमेंट्स को लिखने का तरीका इजी कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है। यहाँ पर पूरे एलिमेंट्स को शो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में इस तरह का ही एलिमेंट्स को दिखाई देगा। तो ये समझ गए आप लोग। तो ये ध्यान देना कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे अगर बोलूंगा इजी तरीका कौन सा है, तो इजी दिखता ये है, लेकिन लिखना इजी कौन सा होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। और पूरे एग्जाम के ड्यूरेशन के दौरान आपको आप इसी टाइप के ही सेट दिखाई देंगे। जब भी अगर देगा एग्जाम्पल कोई भी, तो वो आपको सेट बिल्डर बना के देगा, ठीक है। मैंने ए क्या नाम दे दिया, ए के अंदर में 10 डॉक्टर का संग्रह है, 10 डॉक्टर उसके अंदर में है, तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, देयरफॉर ए एक समुच्चय बन जाता है, ए एक समुच्चय। तो ये आपस में भिन्न भिन्न हो गए, भिन्न भिन्न डॉक्टर हो गए और उनका संग्रह, ये अपने आप में क्या बन चुका, समुच्चय बन गया। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल, इसी चीज की जगह मैंने लिख दिया ए 10 अच्छे डॉक्टर लिख दिया, ये अच्छे डॉक्टरों का समुच्चय। अब ये जो चीजें है ना, ये जो है समुच्चय नहीं बनेगा। रीजन, क्योंकि हम भाई अच्छे डॉक्टर कैसे बोल सकते हैं, कौन अच्छा डॉक्टर है। अब ऐसा नहीं होता कि हम अच्छे डॉक्टर, सिर्फ डॉक्टर बोल सकते हैं। तो कोई भी चीज अच्छे को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि किस वजह से ये अच्छा है। तो अगर आप बोलोगे कि अच्छा दवाई लिखते हैं, तो अच्छे दवाई तो और भी बहुत सारे डॉक्टर लिख सकते हैं। तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये अच्छे लिखने की वजह से, अच्छा बुरा इस तरह का चीज लिखने से ये समुच्चय नहीं बनता है। तो हम बोल सकते हैं ये जो है समुच्चय नहीं है, ये जो है समुच्चय नहीं है, ऐसा रीजन दे दिए। क्यों नहीं है, रीजन दे दो, क्योंकि यहाँ पर अच्छा वर्ड आ गया। तो जब भी किसी कहानी में अच्छा बुरा इस तरह की चीजें बात करते हैं, तो वो कभी भी समुच्चय नहीं बनता। समुच्चय के लिए कैसे होने चाहिए, सारे के सारे जो वेल डिफाइन होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा जो है सुपरिभाषित वर्ड नहीं है। टाइप ऑफ सेट, सेट के टाइप। अब देखिए समुच्चय के प्रकार में सबसे पहली बात तो कौन कौन से टाइप के होते हैं। पहला, एक ऐसा भी समुच्चय हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं खाली समुच्चय, यानी कि हमने किसी का संग्रह कर ही नहीं है, किसी का भी कलेक्शन नहीं किया। जब किसी का कलेक्शन नहीं करते हैं ना, तो ऐसे समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय, ठीक है। कौन सा बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। सुने हो, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, रिक्त मतलब होता है खाली, ठीक है, रिक्त समुच्चय। ये छोटे मोटे एग्जाम जैसे चुटकियों में निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपको यही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रखनी है। तो मेरे साथ जुड़े रहो, सारी क्लासेस अटेंड करोगे तो 100% सब समझ में आएगा, ठीक है। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, उसको हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं, यानी कि नल सेट बोलते हैं, ठीक है। और इसको किससे डिनोट, अगर पता चल गया ये खाली समुच्चय है, तो इसको फाई से लिख दो, या फिर कैसे लिख दो, ऐसा ब्रैकेट बना के छोड़ दो, इसके अंदर में कुछ भी नहीं लिखना। क्या ये इसे से दर्शाते हैं। तो ये दर्शाने का नोटेशन हो गया कि अगर खाली समुच्चय है तो ऐसा लिखेंगे। तो एग्जाम्पल देने का ये तरीका है, एक ऐसा बनाओ समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया ए के अंदर में x है सच दैट x प्लस 1 इक्वल 0, x प्लस 1 इक्वल 0, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि x की वैल्यू आपको नेचुरल नंबर रखनी है। और बताओ ये इसको जो सेटिस्फाई करता है, x की वैल्यू यहाँ रखने पर आपको आंसर 0 मिल जाएगा। बता सकते हो x जगह क्या नंबर डाला जाए, इसको सॉल्व करूं कि आंसर 0 मिले, बता। इस टाइप से एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि x जो है ये सच दैट, इसको सच दैट पढ़ते हैं, इस प्रकार है, ठीक है। x इस प्रकार है कि x प्लस 1 इक्वल 0 हो जाए और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ एक्स की जगह इसमें क्या रखा जाए कि आंसर 0 मिले। वैसे तो एक्स की जगह हम कितना पुट कर सकते हैं, -1। वेरी गुड, -1 रख सकते हैं, लेकिन -1 नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ पर ये नोटिस समझना कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और बेटा नेचुरल नंबर क्या होता है, अभी मैंने समझाया, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 होता है। तो यहाँ पर हम
मानता हूं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई -1 करेगा, बट x तो -1 है ही नहीं ना, कि सिंस x+1 बराबर 0, मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए -1, बट ये -1 नेचुरल नंबर थोड़ी है, नहीं है। इसका मतलब a के अंदर में -1 आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने -1 रखना है तभी चीज सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि नेचुरल नंबर में कुछ भी जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ आएगा, है ना, तो 0 तो नहीं आएगा। तो ये तो समझ गए कि ये सेट कौन सा सेट है, ये जो है खाली सेट है, ये जो है फाई सेट। क्लियर हुई कहानी? मतलब एक बना तो दिया सेट है जैसा प्रॉपर्टी, लेकिन उसके अंदर में वो कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहे, तो वो अपने आप में कौन सा बन जाता है, नल समुच्चय बन जाता है, रिक्त समुच्चय बन जाता है। कहानी समझ में आ गई? दूसरा एग्जाम्पल बोलो, दूसरा एग्जाम्पल दे देंगे, क्या होता है। इसी प्रकार से अगर मैं जैसे बोलूं कि जैसे अभी हमने अभी एक एग्जाम्पल समझ लो, अभी शिक्षक की भर्ती आई है, ठीक है, ये जो है शिक्षक की भर्ती है। अगर मान लो इस शिक्षक की भर्ती में या फिर लेक्चरर की भर्ती है, ठीक है, मान लो चलो लेक्चरर का निकला है अभी, तो इस लेक्चरर के सामने वाले ने, भूपेश बघेल जी ने भर्ती तो निकाल दिया, लेकिन देखा जाए तो उसमें जनरल और ओबीसी का कोई भी कैटेगरी के बच्चे उसको फील नहीं कर सकते। तो यहां से क्या समझ में आता है कि भाई ये समुच्चय के अंदर में वो सारे एक्स आएंगे जो एक्स पर्सन है, बट एक्स जो है क्या अगर जनरल हो गया वो इसमें नहीं आएगा, यानी कि जनरल वाले के लिए तो खाली सेट हो गया ना, जनरल वाले के लिए तो निकले नहीं है। तो अगर ए के अंदर में जनरल वाले व्यक्ति हैं उनके लिए हम बोलेंगे खाली सेट है। दूसरा बी सेट है, जो ओबीसी वाले होंगे वो भी खाली सेट आएगा। तो ये क्या हो गया, तो ये जो है अभी छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर जो है ये जो है खाली सेट बन जाएगा। लेकिन अगर एसटीएससी है तो एक बात के लिए अलग बात है, लेकिन जनरल के लिए तो खाली है ना, एक भी चॉइस नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं इस वीडियो को तो ये वीडियो एक्चुअल में रिकॉर्ड भी हो जाएगा ऑटोमेटिक इस सेशन में, ठीक है। आज की क्लास के जो भी हो रही है वो क्लास के जो है वीडियो इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगे, आप आराम से बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया नल सेट का, समझ में आ गया नल सेट क्या होता है। इसी प्रकार बहुत सारे समुच्चय के प्रकार होते हैं, जैसे एक सिंगलटन सेट होता है, एकल समुच्चय बोलते हैं उसको, ठीक है, यानी कि सिंगलटन सेट, नाम में ही सिंगलटन, एक ही सेट हो, सिंगलटन, सिंगलटन सेट, जिसमें एलिमेंट एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आता हो, उसी को हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। ऐसा कोई भी नंबर आ सकता है, कुछ भी चीज आ सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, लेकिन सिंगल होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल एलिमेंट। जिसमें कैसे होते हैं, सिंगल एलिमेंट होते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सिंगलटन सेट बोलते हैं। क्या क्लियर होती है ये सारी चीजें? तीसरा समुच्चय बताओ, और कौन से समुच्चय होते हैं। इसके बाद आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, जिसमें फाइनाइट एलिमेंट होते हैं, ठीक है, फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट ये भी आ जाएगा, एक ही एलिमेंट है। फाइनाइट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो उसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, वस्तुओं की संख्या कैसी होती है, फाइनाइट होती है। फाइनाइट मतलब समझते हो ना, जिसको गिना जा सकता है, लेकिन अनंत नंबर भी होते हैं उनको भी गिना जा सकता है, ठीक है। वस्तुओं वस्तुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। तो समुच्चय फाइनाइट समुच्चय कहलाता है। तो फाइनाइट समुच्चय क्या के डेफिनेशन क्या हो गई, एक ऐसा समुच्चय जिसमें एलिमेंट की संख्या कैसी हो गई, फाइनाइट हो गई। जैसे एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर में आम रखे गए हैं, क्या रखे गए हैं, आम रखे गए हैं, तो भैया इस डब्बे में कितने आम आ जाएंगे, फाइनाइट आएगा ना। तो ये समुच्चय जो बनेगा वो कैसा बन गया, फाइनाइट हो गया। तो मान लो एक ट्रक है, एक ट्रक के में हमने प्याज को रखा है, तो कितने आ सकते हैं उसमें, फाइनाइट ही आ सकते हैं, जिसको आप गिन सकते हो बारीक बारीक निकाल के, है ना। तो ये अपने आप में फाइनाइट समुच्चय होता है। अच्छा, इनफाइनाइट की बात करें, इसका एग्जांपल पहले दे देता हूँ, फिर इनफाइनाइट की बात करते हैं, ठीक है। तो ए के अंदर में वो सारे कलेक्ट कर लो, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे छोड़ दिया, या जरूरी नहीं है 5, आप 10 तक भी जा सकते हो, ठीक है। 6 7 8 ये अपने आप में फाइनाइट सेट हो गया, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश के अल्फाबेट आप लोग को पता है कौन कौन से, वोवेल, A E I O U, दिस इज ओनली 5 वोवेल्स, है ना। ये अपने आप में क्या है, फाइनाइट है, जिसको गिने सकते हैं, स्टार्टिंग और एंड आपको दिख रहा है, समझ लो फाइनाइट सेट हो गया। और जो इसका अपोजिट जो नहीं है उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। फोर्थ नंबर कौन सा बोलते हैं, अनंत समुच्चय बोलते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट।
अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है, बस इसके एग्जांपल से समझ लो कि ये सेट इनफाइनाइट सेट है। कौन सा सेट, जैसे मान लो ए के अंदर मैंने दे दिया 1 2 3 4 डैश 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 लिख दिया। अब इसका अंत पता नहीं है, बस नंबर आते जाएंगे 1 2 3 4 डैश डैश, बहुत सारे नंबर, तो इनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट समुच्चय बोल दिया। ठीक है, पांचवा इसको हम बोलते हैं समतुल्य, जो समतुल्य समुच्चय। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में लिखते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट सेट यानी कि नाम में ही दिख रहा है समतुल्य, जो समान है उसके जैसा समान दिख रहा है, तो हम बोलते हैं उसको, है नहीं इक्वल लेकिन उसके जैसा दिख रहा है, तो हम उसको समतुल्य बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर ए में जैसे, इसके लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि सेट में एलिमेंट की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम हो। जैसे मैं बोल सकता हूँ ए की वैल्यू मान लो ABC है, ठीक है, बी एक दूसरा समुच्चय जिसमें 1 2 3, तो ये जो समुच्चय है इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ये समतुल्य का सिंबल होता है। ये जो सेट और ये सेट इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट समुच्चय का मतलब यही होता है कि उसमें जो है एलिमेंट की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा समुच्चय, यानी कि दो दो समुच्चय, दो समुच्चय समतुल्य, समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। कब, जब दोनों समुच्चय में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कैसी हो जाए, समान हो, मतलब अवयवों की संख्या समान होती है। ठीक है, अवयवों की संख्या इसमें कितनी है, 3, इसमें कितने हैं, 3, तो ये सेट आपस में क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। तो इक्विवेलेंट का मतलब समझ गया, इक्विवेलेंट क्या होता है, तो यानी कि समतुल्य का मतलब क्या होता है, जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, समान होती है, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। जैसे मेरा ये हाथ और ये हाथ, दोनों हाथ में 5 उंगली, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट, इसको हम बोलते हैं समतुल्य। ठीक है, एक दूसरे के समान। ठीक है, बस यही अंतर होता है। अगला बारी छठवा, जिसको हम बोलते हैं कौन सा, समान समुच्चय। समान समुच्चय, अब समान समुच्चय क्या होता है, जिसको हम इक्वल सेट बोलते हैं। इक्वल सेट, तो इक्वल में क्या रहता है, समान में क्या रहता है कि यानी कि डिक्टो सेम दिखाई देने चाहिए। जो सेट ए है और सेट बी है, दोनों को इक्वल दिखने चाहिए, बस तरीका अलग अलग है, दूसरे को घुमा के लिख देगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया है, यानी कि जैसे ए के अंदर में मैंने लिख दिया है 1 2 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी को आपने लिख दिया 3 1 2, ये तीसरा सी के अंदर में लिख दिया वो सारे एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू जो है, जो एक्स है, एक्स का मान 1 से स्टार्ट है और 3 तक गया है, और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो ये तीनों आपस में कैसे हैं, इक्वल सेट है, समझ गए। ए और बी भी आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, और बी और सी भी आपस में इक्वल हैं, दिख रहा है। इसमें भी एक्स लेके 3 तक के नंबर है और एक्स नेचुरल नंबर है, वही चीज आएगा। और ए और सी भी आपस में इक्वल है, ये इक्वल सेट होता है। इक्वल में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होते हैं और वो एलिमेंट भी सेम होते हैं, दोनों सेम होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें बातें ध्यान देना कि इक्विवेलेंट और इक्वल में क्या अंतर है। इक्विवेलेंट और इक्वल मतलब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस यही है, इसमें डिप्टो एलिमेंट वही होने चाहिए, आगे पीछे चलेगा, यानी कि तो आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल सेट बन जाएगा। और इक्विवेलेंट क्या कहता है, उसके जैसा कोई और सेट हो गया और उसमें भी सेम एलिमेंट हो गए, तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक क्लास है, ठीक है, मान लो ये क्लास है, कौन सी क्लास का है ये, 8th की क्लास है। ठीक है, इधर भी 8वीं वाले लोग की क्लास है, ठीक है, 8th क्लास। इसमें जो है 30 लोग हैं, इसमें भी 30 लोग हैं। तो अब दोनों में क्या समझोगे, ये 30 लोग हैं, ये 30 है, इसके अंदर में बॉय हैं प्लस गर्ल है, और इसमें सिर्फ गर्ल्स लोग हैं। तो ये जो सेट है, ये जो सेट है आपस में इक्विवेलेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या सेम है, इसलिए ये दोनों क्लास इक्विवेलेंट है। लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल के लिए कब होता है, जब डिक्टो वही एलिमेंट यहाँ होते हैं। यानी कि अगर यही बच्चे उठ के इस क्लास में आ जाएंगे, तब मैं बोलूंगा कि ए क्लास और बी क्लास इक्वल है, बट ये दोनों कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। यही एलिमेंट यहाँ कैसे हो सकते हैं, है ना, तो ये नहीं हो सकते। तो
कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट का मतलब क्या होता है कि उस सेट में कितने, उसके कार्डिनल नंबर कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट को गिन लो, वही कार्डिनैलिटी ऑफ सेट होता है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं किसी समुच्चय में, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या बन जाती है, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट कहलाता है। ठीक है, इतनी सी चीजें आ गई। इसे ऐसे मॉड ए लिख दो या फिर ऐसे कार्डिनैलिटी ऑफ पूरा ए लिख दो, से दर्शाते हैं। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको एलिमेंट की संख्या को गिनना है, बताना है। एग्जांपल देख सकते हो, जैसे एक के अंदर में ए ई आई ओ यू है, तो अगर मैं बोलूंगा ए की कार्डिनलिटी कितनी होगी, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए, या फिर एक और होता है लिखने का है, इसको नंबर ऑफ ए भी लिख सकते हो, या फिर इसी को आप ऐसा कार्डिनलिटी ऑफ ए भी लिख सकते हो, तीन चीज से लिख सकते हैं। तीनों का मतलब क्या होता है, तीनों सेम ही होता है। तो कितने हैं बस गिनना है, ए 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5, ऐसा। तो या तो ऐसे मॉडल टाइप बना दो, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ ए लिख दो, एन ए लिख दो, या फिर कार्डिनलिटी ऑफ ए बराबर ये लिख दो। ये ज्यादातर बच्चे प्रायिकता वगैरह में यूज करते हो गए, एन ए बटे एन एस, है ना। तो ये चीजें समझ में आ गई। तो ये कार्डिनलिटी ऑफ सेट होता है। ठीक है, अब इसके बेस में भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बट अभी वहां तक लेवल तक हम नहीं गए कि उसको क्वेश्चन को मैं दे पाऊं। अभी आते हैं सबसे पहले उप समुच्चय। उप समुच्चय कि उप समुच्चय क्या होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सबसेट। कि भाई सबसेट क्या होता है, उप समुच्चय क्या होते हैं। ठीक है, उप समुच्चय के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो उप समुच्चय का मतलब होता है सेट का ही कुछ हिस्सा, सेट के कुछ हिस्से को उठा लो, वो उप समुच्चय बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। सेट के क्या उठा लो, कुछ हिस्से उठा लोगे, उसको हम बोलते हैं उप समुच्चय। अब उप समुच्चय के लिए दो सेट होने चाहिए, माना ए और बी। ए और बी क्या है, दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं। तब यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। इतनी सी चीज समझ में आई बात, कि अगर आपके पास दो सेट हैं ए और बी हैं, और ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो आपको किस में दिखाई दे रहे हैं, बी में दिखाई दे रहे हैं, तो इस ए को हम क्या बोलते हैं, बी का समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। मान लो आपने दे दिया ए के अंदर में 10 11 12, और बी एक दूसरा समुच्चय दिया जिसमें 2 5 10 11 12 13 ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लगता है, देखो ए के जितने भी अवयव हैं बी में दिखाई दे रहे हैं, देखो 10 11 12 10 11 12 दिखाई दे रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये जो ए है बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, और इसको किससे दर्शाते हैं, इसे ए जो है सबसेट इक्वल बी ऐसा लिखते हैं, से दर्शाते हैं। हम बोलते हैं, ऐसा बोल दो, देयरफॉर ये जो है छोटा वाला क्या है, इस बी का उपसमुच्चय बन गया। कहानी समझ में आई कि उपसमुच्चय क्या होता है। अगर एक भी एलिमेंट इसमें नहीं दिया, मतलब 10 11 12, 11 नहीं होता, इसमें है 11 तो नहीं बनेगा। तो एकदम सिंपल, ए के सारे एलिमेंट को चेक करो दूसरे सेट में है कि नहीं है, अगर है तो ये जो ए है बी का क्या बन जाएगा, उपसमुच्चय बन जाता है। ठीक है, चलिए, तो बड़ा वाला भी क्या बन जाता है, तो जो बड़ा वाला समुच्चय है तथा अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय को हम बोलते हैं सुपरसेट कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 2 <3, इसका मतलब क्या होता है, 2 3 से छोटा है, तो 3 को भी तो बोलते हैं 3 2 से बड़ा है, वैसे ही दोनों साइड से। तो जब ए अगर सबसेट है तो बी को हम सुपर सेट बोलते हैं, जो बड़ा सेट होता है उसको हम सुपर सेट बोलते हैं। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट है। ठीक है,
और मैंने कहा बी भी ए का सबसेट है, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है, इसका मतलब ए और बी आपस में इक्वल है, ये चीजें ध्यान देना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ए बी का समुच्चय है, बी ए का सबसेट है, तो ए और बी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका एग्जांपल दे सकते हो, कैसा होगा? मान लो ए के अंदर में आपको दिख रहा है 1 2 3, बी के भी अंदर क्या दिख रहे हैं, बोलो 1 2 3 या 3 2 1, ऐसा दे दी। अब हम अगर सबसेट देखेंगे तो कैसे देखते हैं, 1 2 3 इसमें है क्या, 1 2 3 हाँ है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो है बी का सबसेट है। अच्छा ठीक है, इधर से देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है, बी ए का भी सबसेट दिख रहा है, 3 2 1 है इसमें, तो बी भी ए का सबसेट है। और जब ऐसा हो गया, इसका मतलब ए और बी आपस में इक्वल होंगे, चेक कर लो दोनों इक्वल सेट है। ठीक है, तो ये इक्वल समुच्चय यानी कि समान समुच्चय चेक करने का ये भी एक प्रोसेस है, एक तरीका है। कौन से मेथड से, सबसेट और सुपरसेट की डेफिनेशन से जा सकते। उसके बाद आता है उचित समुच्चय। कौन सा उचित, उचित उप समुच्चय। अब ये उचित क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या रहता है कि वो सेट उसके कभी इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर ए सेट है, ये बी का, ये इसमें इक्वल कभी नहीं लगता। ठीक है, तो आप देख सकते हो एग्जांपल यहाँ पर, ये से इक्वल लग गया। ठीक है, तो अगर मैंने कहा ए की वैल्यू 1 2 3 है, 1 2 है, चलो ए की वैल्यू को मैंने 1 2 लिख दिया, और बी क्या लिख दिया, 1 2 4 5। तो यहाँ पर जो है ये एलिमेंट इसके एकदम कम है, इक्वल तो कभी नहीं है, तो हम बोलते हैं ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर का मतलब होता है इक्वल कभी नहीं बन सकता, हाँ उसके अंदर में रहेंगे। जैसे ये भी बताया था, ये देखो ये 10 11 12 इसके इक्वल नहीं है, जब पूरे एलिमेंट होते हैं तब मैं इक्वल बोलता हूँ। तो 10 11 12 इसको मैं सबसेट भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ए जो है सबसेट है बी का, प्रॉपर सबसेट है बी का, ऐसा दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसेट है वो समझ लो, एवरी सबसेट, प्रॉपर सबसेट, जितने भी प्रॉपर सबसेट हैं वो अपने आप में एक सबसेट भी है, जितने भी उचित उपसमुच्चय हैं वो अपने आप में एक उपसमुच्चय भी होते हैं। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, जितने भी नल सेट होते हैं, नल सेट जो होते हैं क्या होते हैं, हमेशा किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, हमेशा किसी भी सेट का सबसेट होता है। दूसरा, एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने ए सेट का सबसेट होता है। तो ये दोनों बातें हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। नल सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है, और ए क्या है, कोई भी सेट है वो अपने आप को सबसेट बना देता है, तो इसको सबसेट बोलते हैं। तो दो याद रख लेना, तो नल सेट और खुद इटसेल्फ, हर अपने आप का सेट जो भी सेट है वो हमेशा सबसेट होता है इटसेल्फ का। तो ये दोनों बातें आपको एकदम अच्छी तरीके से याद रखनी है। अगर मैंने ए की वैल्यू लिख दिया 1 2 3, तो इसके सबसेट बता सकते हो कौन कौन से बनेंगे और कितने बनेंगे, बताओ। इसके सबसेट अगर हम बनाना चाहें तो क्या क्या बन, सबसेट मतलब इससे छोटा, तो आप बोल सकते हो सर सबसेट में तो 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 इसका सबसेट दिख रहा है, एक इसके अंदर में है, तो ये इसका सबसेट बन गया। और कौन बन सकता है, 2 भी बन सकता है, और कौन बन सकता है, 3 भी बन सकता है। तो ये तीनों इसके सबसेट है, यानी कि तीनों के तीनों उप समुच्चय हैं एक है। ठीक है, क्या यही तीनों है और कोई नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 1 और 2 डाल दिए तो भी बन जाएगा, और 1 और 3 लिख दिए ये भी बन जाएगा, और 2 और 3 लिख दो ये भी बन जाएगा। और क्या इसके अलावा और भी कोई है, तो इसके अलावा और कोई अगर देखना है तो ये दोनों को डाल दो। एवरी नल सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट का सबसेट बनता है। और खुद की भी बात कर सकते हो, 1 2 3 हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, जस्ट प्रीवियस हमने देखा। ये सारे क्या हैं, क्या बन गया, ये सारे क्या हैं, इस समुच्चय ए के उप समुच्चय हैं। तब उप समुच्चय, ये सारे क्या हैं, उप समुच्चय हैं ए के। तो बस यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जिसको हम बोलते हैं घात समुच्चय। कौन सा समुच्चय, घात समुच्चय। और घात समुच्चय जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पावर सेट। कई बच्चे सोचते हैं पावर सेट मतलब पावर में कुछ ऐसा कुछ नहीं, ना बेटा ना। पावर सेट मतलब पावर हुई चीज नहीं होती है। पावर सेट का मतलब होता है घात समुच्चय, यानी कि
ये जो है कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल, ऑल मतलब समझते हो, जितने भी हैं, ऑल सबसेट ऑफ सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट, किसी भी समुच्चय के सारे सबसेट का कलेक्शन पावर सेट कहलाता है, इज कॉल्ड पावर सेट। समझ में आई बात? तो पावर सेट क्या होता है? सिर्फ कलेक्शन है किसका? जितने भी सबसेट बना सकते हो, सारे सबसेट को कलेक्ट कर लो, वो बन गया पावर सेट। यानी कि इसी चीज को अगर मैं एक सेट ए लिख दूं, इसको पी ए से डिनोट करते हैं, तो पी ए बना दिया। पी ए के अंदर में इसको किसे दर्शाते हैं? यहाँ लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय, हिंदी में लिख दूं इसे, पी ए से दर्शाते हैं। मतलब पी ए बराबर क्या आएगा? इसके अंदर में फाई आएगा। दूसरा, इस ए का लिख रहा हूं ना, इस ए का बना रहा हूं मैं, फाई है। हर सेट का अलग अलग बनेगा, इसमें चार हो जाएंगे तो ये भी बदल जाएगा। तो फाई आएगा, सिंगल वन आएगा, सिंगल टू आएगा, सिंगल थ्री आएगा, सिंगल वन टू, वन थ्री, टू थ्री, एंड लास्ट वन टू थ्री। अब इसको सेट के अंदर में डाल दिया, कलेक्शन बन गया। तो ये जो कलेक्शन है किसका है भाई? ये सेट ए के सबसेट हैं पूरे, तो ये सबसेट का कलेक्शन इज कॉल्ड पावर सेट। अच्छा काउंट करो कितने आया बोलो? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ सबसेट आए हैं। तो इससे क्या समझ में आया? मतलब ए में कितने थे? चूंकि ए बराबर आपका कितना था? ए में वन टू थ्री थे, ठीक है। हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट थे? आप बोलोगे तीन। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आए? तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आए बेटा? तो आठ एलिमेंट आए। इसको आप दो की घात तीन भी तो लिख सकते थे, दो गुणा दो गुणा दो, तीन, आठ आ जाए। कि अगर ए सेट में एलिमेंट की संख्या m है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? पावर सेट में एलिमेंट आएगा टू की पावर m एलिमेंट आएंगे, ठीक है। मतलब ए में अगर 10 हैं तो उसके पावर सेट में यानी कि घात समुच्चय में कितने आएंगे? दो की घात में 10 आएंगे, तो दो की घात 10 बनेगा। इतने सारे पावर सेट बनेंगे। और ये भी बोल सकते हैं, ये पावर सेट की डेफिनेशन से पहला ये बन गया। दूसरा ये होता है कि पावर सेट कभी खाली नहीं होता है, ठीक है। तो पावर सेट नेवर बी एम्प्टी, नेवर बी एम्प्टी। खाली सेट का भी पावर सेट में देखोगे ना तो कुछ ना कुछ एलिमेंट आ जाएगा। एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, मान लो आपने एक खाली सेट ले लिया, एक के अंदर में कुछ भी नहीं ले लिया, फाइव है, ठीक है। तो इसका पावर सेट कितना बनेगा भाई? पावर सेट बनेगा, पहली बात तो हर सेट इसका सबसेट होता है फाइव का, तो फाइव को फाइव नहीं लिखते, तो इसको एक सेट बना के फाइव लिख दो बस, ऐसा। क्योंकि ये तो खाली सेट है, इसको तो लिखते नहीं है। तो फाइव तो आएगा पावर सेट में, तो पावर सेट में एटलीस्ट फाइव आ जाएगा। तो हम बोलते हैं ये कितने एलिमेंट है? जीरो एलिमेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ ए कितने हैं? ए में कितने एलिमेंट है? जीरो। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आ जाएंगे देख लो, जो है टू की पावर में, टू की पावर में जीरो, मतलब एक एलिमेंट आएगा वो फाइव। तो पावर सेट कभी खाली नहीं होता, खाली सेट का भी पावर सेट में एटलीस्ट वन एलिमेंट जरूर आ जाते हैं। तो पावर सेट कभी खाली नहीं होता। ये बताओ इतनी सी चीजें आप लोग को समझ में आई कि नहीं है? यस या नो कमेंट करो, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर वन, निम्न में निम्न में से कौन सा समुच्चय एकल समुच्चय है? एकल, एकल मतलब सिंगलटन। निम्न में से कौन सा समुच्चय जो है एकल समुच्चय है, ठीक है। अब चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ए के अंदर में वो सारे एक्स हैं सच दैट कि एक्स का मॉड वन से छोटा है, ठीक है। और एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड समझते हैं ना, इंटीजर का सेट, इंटीजर के सेट है प्लस और माइनस दोनों होते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा, ए के अंदर में वो सारे एक्स हैं सच दैट मॉड एक्स बराबर 5 है। जेड मतलब इंटीजर का सेट, इंटीजर मतलब पॉजिटिव ही निगेटिव भी दोनों होते हैं। तीसरा, एक्स सच दैट
ए के अंदर में वो सारे एक्स हैं सच दैट कि एक्स का स्क्वायर करने पर 1 आता है और एक्स बिलोंग्स टू जेड। बोलो ये। और चौथा पॉइंट, इसके अंदर भी ए के अंदर में वो एक्स हैं सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। बता सकते हो इसका कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है हमको एकल समुच्चय जिसमें एक ही एलिमेंट आएंगे, एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं आएंगे। यहाँ पर क्या बोलता है कि एक्स एक्स खोजना, एक्स की वैल्यू क्या है, ऐसे एक्स है जिसका मॉडुलस वैल्यू 1 से छोटी होती है, ठीक है। ये और एक्स जेड का मेंबर है। जेड क्या होता है आपको बता दो, जेड का मतलब ये होता है इसके अंदर में 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, डैश 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 -1 -2 -3 इधर भी बढ़ते रहता है। इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं जेड, ठीक है। और रियल नंबर आर का मतलब होता है इसके अंदर में सब नंबर पॉइंट वाले बड़े वाले पॉइंट सब आ जाएगा इसके अंदर में। दुनिया का सारा नंबर जेड में है, बस आई आई वाले नहीं होते हैं, ठीक है। ये सब आप लोग तो कम से कम 12th पढ़े होगे तो आप लोग को आइडिया होगा रियल नंबर क्या होता है। पॉइंट वाले ना, रूट वाले, अंडर रूट वाले सारे नंबर से जो है रियल नंबर हो जाते हैं। चले अगर मैं एक एक को डिस्कार्ड करूं कि अगर मैं पहला एग्जांपल्स की बात करूं, ए के अंदर में बोलता है मॉड एक्स, चूंकि मॉड एक्स का मान लेस देन 1 और एक्स किसका मेंबर है भैया, एक्स का मेंबर है जेड का। तो जेड का मेंबर जब आप डालोगे तो एक्स की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आप जीरो का मॉड डालो। जीरो का मॉड भी कहीं ना कहीं 1 से छोटा है, क्यों, जीरो का मॉड कितना होता है 0। इसका आंसर भी कितना आएगा, जो 0 आएगा जो कि 1 से छोटा है। फिर -1 का मॉड भी कितना होता है, -1 तो इक्वल आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कोई नंबर हो सकते हैं, जीरो एक तो आ गया, एक जीरो होगा, जीरो का मॉड जो है 1 से लेस देन होता है। लेकिन 1 तो नहीं आ सकता, 1 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो 1 तो नहीं आ सकता। तो यहां से अगर मैं बात करूंगा कि 1 और -1 कुछ भी डालोगे तो वो जो है आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा या 1 से बढ़ा जाएगा। तो इसमें सिर्फ देखा जाए तो एक ही एलिमेंट है, मतलब जीरो का मॉड जो है 0 आएगा जो कि 1 से छोटा है। तो ये पहला तो करेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा और कोई है क्या, चलो इसमें आ जाओ, देखोगे मॉड एक्स का मान 5 है, तो मॉड एक्स का मान 5 है तो कोई दिक्कत नहीं ना। सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है, क्यों, सेकंड ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है कि जब आप सेकंड में बात करोगे 5 का मॉड भी 5 होता है, -5 का मॉड भी 5 ही होता है। तो हम बोल सकते हैं दो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ए के अंदर में कौन आ जाएगा, 5 और -5, दोनों का मॉड 5 ही होता है। तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट आ गए। इसने कहा था सिंगल, इसमें दो आ रहे हैं। इसमें भी +1 और -1 दो वैल्यू आएगी। जब एक्स की जगह आप 1 डालोगे तब भी आंसर 1 आएगा और -1 डालोगे तब भी आंसर 1 आएगा, तो ये भी नहीं बनेगा। वही बात है, इसके सॉल्यूशन देखना है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के सॉल्यूशन देखने। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, तो इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल के देख लो, दो आएगी, दोनों क्या, दोनों रियल नंबर है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या ले सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर और क्या ले सकते हैं बाई श्रीधराचार्य फार्मूला लगा दो, -1 प्लस माइनस अंडर रूट में बी का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये एक रियल आएगा, एक रियल नहीं आएगा, एक इमेजिनरी आएगा, ठीक है। -1 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का 3 मिलेगा डिवाइड बाई 2 मिलेगा। ये -1 प्लस माइनस, अच्छा ये कितना हो गया, 3 आयोटा हो गया डिवाइड बाई 2 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या हो गया, ये रियल नंबर नहीं है, ये किस में कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि आई आ गया ना। जब भी आई आता है आप लोग को पता होगा कि 2 + 3 आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सम्मिश्र संख्या होते हैं, तो ये रियल नंबर है। तो एक भी नंबर नहीं आएगा, मतलब ए तो कैसा सेट है, इसका मतलब ए जो है खाली सेट है, यानी कि इसने कहा था एक एलिमेंट चाहिए, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये भी नहीं हो गया। तो उससे एक एलिमेंट वाला कौन सा हो गया, ये पहला, पहले का पहला, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। आया समझ में, यस या नो, जल्दी बताओ। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।